हाय एवरीवन गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने May 26 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था. आई हैड डन टिल क्वेश्चन नंबर 62. सो दिस इज बेसिकली पार्ट 2 वेर इन आई एम सॉल्विंग इकोनॉमिक्स का सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम हुआ था उसके बचे हुए क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से. कह रहे फैक्टर्स विच डिटर्मिन द टाइप ऑफ मार्केट. बेटा ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है. चैप्टर 4 में हमने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली. तो हम ये पढ़ रहे हैं कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं इन सब चीज़ों में, राइट. तो देखते हैं साइज ऑफ द कमोडिटी. बेटा साइज ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये है आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है. लार्ज स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं या फ्यू सेलर्स हैं. साइज ऑफ द पॉपुलेशन मैटर नहीं करती मार्केट में. मार्केट में मैटर करती है बायर्स, सेलर्स, बट नॉट द एंटायर पॉपुलेशन. एक्सटेंट ऑफ डिमांड मैटर करती है. तो आंसर ये नहीं हो सकता बिकॉज पॉपुलेशन नहीं मैटर करती. सेकेंड में लिखा है साइज ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ कमोडिटी, एक्सटेंट ऑफ सप्लाई. कितनी सप्लाई हो रही है और साइज ऑफ प्रोडक्शन, दे आर सिमिलर थिंग्स. सी में कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ कमोडिटी, साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ये तो हो नहीं सकता, राइट. तो या तो आंसर बी होगा या डी होगा. और बी और डी में फ़र्क किस चीज़ का है. साइज ऑफ प्रोडक्शन सेम है, नेचर ऑफ कमोडिटी सेम है. इसमें है एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, इसमें है एक्सटेंट ऑफ डिमांड. अब बेटर ऑप्शन सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है. रीज़न बीइंग ये दोनों तो सेम हो गए, साइज ऑफ प्रोडक्शन और एक्सटेंट ऑफ सप्लाई. तो बेटर ऑप्शन विल बी डी. प्रोडक्शन देखी जाती है, मतलब सप्लाई देखी जाती है, डिमांड देखी जाती है, बायर्स सेलर्स कितने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मोनोप्सोनी कौन सी मार्केट होती है जिसमें सिंगल बायर है, सेलर्स बहुत सारे हैं. बायलेटरल मोनोपोली कौन सी होती है जिसमें बायर भी सिंगल है, सेलर भी सिंगल है. तो दोनों चीज़ें देखी जाती है, बायर भी सेलर भी. इसलिए बेटा आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं. कैलकुलेट ए आर व्हेन एम आर इज इक्वल टू दिस एंड इलास्टिसिटी. बेटा ये चैप्टर 4 के यूनिट 1 का क्वेश्चन है. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, वेर ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी. तो वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. 15 इज इक्वल टू ए आर इज एक्स इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई. 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5. We'll ignore the minus sign because it is very much understood that elasticity of demand is always negative. तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करना है. तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू 0.5 अपॉन 1.5. तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 0.5. तो एक सेकेंड, 15 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5. सो आंसर इज कमिंग 45. सो आंसर इज सी ऑप्शन. 65th क्वेश्चन. कौन सी मार्केट है जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. होमोजीनियस प्रोडक्ट किस में होते हैं. बेटा ऑलिगोपोली में दोनों टाइप की मार्केट होती है. होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी. तो ये नहीं हो सकता. मोनोपोली में तो एक ही प्रोडक्ट होता है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं होता उसका. मोनोपोलिस्टिक में भी हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. आंसर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसमें देयर कैन बी होमोजीनियस प्रोडक्ट जो एक दूसरे बिल्कुल जो एक जैसे से होते हैं. इंडस्ट्री और फर्म आइडेंटिकल किस मार्केट में होती है. बेटा इंडस्ट्री और फर्म सेम किस में होती है. हम ही फर्म है, हम ही इंडस्ट्री है. फर्म क्या होता है, सिंगल सेलर. इंडस्ट्री क्या होती है, ऑल दी सेलर्स टुगेदर. और कौन सी मार्केट है जिसमें ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, सेम होता है. बेटा मोनोपोली में सिंगल सेलर, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है. 66 क्वेश्चन का आंसर वुड बी ए. 67 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स मार्केट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस. रिटेल मार्केट, रिटेल में वॉल्यूम कम होती है, होलसेल में वॉल्यूम ज़्यादा होती है. स्पॉट मार्केट में क्या होता है, इमीडिएट एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का, एज अपोज टू फ्यूचर मार्केट जिसमें फॉरवर्ड में फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगी. रेगुलेटेड मार्केट होती है जैसे सेबी सिक्योर शेयर मार्केट जिस पे सेबी रेगुलेट करती है. और लोकल मार्केट का मतलब है कि हम सिर्फ कुछ ही एक सिटी के या एक स्टेट के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स को केटर कर रहे हैं. तो वॉल्यूम के बेसिस पे रिटेल और होलसेल बोलते हैं हम. 68th क्वेश्चन. गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू रेगुलेट एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मार्केट फॉर्म्स दैट आर एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनडिजायरेबल. कौन सी मार्केट है जो अनडिजायरेबल है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो बेटा आइडियल है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए. क्यों चाहिए, बिकॉज इसमें परफेक्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट. कौन सी चीज़ है जो अनडिजायरेबल होती है, इस मोनोपोली. क्योंकि इसमें इसकी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो जाता है, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, सप्लाई भी लो रखते हैं. सो मोनोपोली इज अनडिजायरेबल. विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑलिगोपोली मार्केट. इंटरडिपेंडेंस, ये तो होता है स्ट्रैटेजी के लिए. क्योंकि ऑलिगोपोली में क्या होता है, लिमिटेड सेलर्स होते हैं ना, तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. हम एक दूसरे पे नजर रखते हैं व्हाट सेलर्स आर डूइंग. ग्रुप बिहेवियर होता है, वही सेम बात हो गई. नो इंपॉर्टेंस टू एडवर्टाइजिंग, ये फॉल्स है. व्हेन देयर आर ओनली 5 सेलर्स इन द मार्केट, हम सबको एडवर्टाइज करना पड़ेगा टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स. सो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिकॉज सेलिंग कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट. सो आंसर इज सी. नॉट पूछा था ना.
70th क्वेश्चन, अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई एक्सीडिंग डिमांड, मतलब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, सब चीज़ फॉल हो रही है। अपस्विंग, बूम, एक्सपेंशन, बेटा इन सब में तो हर चीज़ बढ़ेगी ना, अपस्विंग में भी, बूम में भी, एक्सपेंशन में भी। आंसर वुड बी रिसेशन, हर चीज़ फॉल डाउन होगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज व्हेन द नेशनल इनकम इज 4 पॉइंट, when the national income is, like second, national income is 4500 crores, NNP at MP is this. national income क्या होता है बेटा? national income is NNP at FC। तो जो गिवन है, सब्सिडीज कैलकुलेट करनी है ना, ठीक है। NNP at FC को एक साइड लिख देते हैं, दूसरी साइड लिख देते हैं NNP at MP को, एक इक्वेशन बना लेते हैं। MP और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और MP में से माइनस करेंगे वो, तो ये हो गया 4500 इज इक्वल टू 4800 माइनस IT माइनस सब्सिडीज। तो ये हो गया 4500, 4800 को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया -300 इज इक्वल टू माइनस IT कितना है 350, और सब्सिडीज हमें पता नहीं, उसको x लिख देते हैं। तो ये हो गया -300 इज इक्वल टू -350 प्लस x, तो 350 वहाँ जाएगा तो प्लस 350 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 50। 72, सिलेक्ट द मेथड दैट मेजर्स नेशनल इनकम थ्रू समेशन ऑफ फैक्टर इन। बेटा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं ना, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। कह रहे कौन सा मेथड है जिसमें हम सारी फैक्टर इनकम्स को ऐड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं? इनकम मेथड, उसी में हम सारी इनकम्स ऐड करते हैं ना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सड इनकम। सो आंसर इज इनकम मेथड। कंसिडर द रियल GDP टू बी दिस, नॉमिनल GDP टू बी दिस, कैलकुलेट GDP डिफ्लेटर। बेटा GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो ये हो गया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देती हूँ, 6750 डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 100, सो आंसर इज 150। 74, कैलकुलेट NNP एट MP। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, NNP एट FC गिवन है। ये तो सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया, ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, बट फर्क सिर्फ इतना, इस बार मार्केट प्राइस इधर है, फैक्टर कॉस्ट इधर है, इस बार NIT ऐड करेंगे हम फैक्टर कॉस्ट में। तो ये हो गया 15000 प्लस IT माइनस सब्सिडीज। बेटा क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है विच विल कम्प्लीटली इग्नोर, उसका कोई रिलेशन नहीं है GDP से रिलेशन में। तो 15000 प्लस 450 माइनस 250, तो हो गया 200, 15200, आंसर इज बी। Calculate the equilibrium level of income if saving function is this and autonomous investment is this। बेटा इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ते ही, बाय द वे ये चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर 6 यूनिट 2 का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पढ़ते ही एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होगा, मुझे इस क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। C प्लस आई इज इक्वल टू AS के बदले में हम लिखते हैं Y। C का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन है, मैं S से निकाल लूँगी। C हो जाएगा +20, ये -20 है ना, हो जाएगा +20, ये 0.25 है, हो जाएगा 0.75y। तो उसको यहाँ पुट कर देते हैं, 20 प्लस 0.75y प्लस I कितना है 100 करोड़ इज इक्वल टू y। y तो कैलकुलेट करना है ना हमें, अब मुझे इक्वेशन में से y मिल गया, तो बस अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0.25y, सो इट विल बी 480, सो आंसर इज C। बेटा ऐसे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे चैप्टर 6 में, दे आर मैंडेटरी टू बी डन, न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। 76 क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री वेयर इंटरमीडिएट परचेजेस आर डिडक्टेड। प्रोडक्शंस को ऐड किया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस किया जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कौन सा मेथड हो गया ये? बेटा वैल्यू एडेड मेथड होता है, जिसका दूसरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो इस क्वेश्चन से हमें समझ आया, हमें हर मेथड के ऑल्टरनेटिव नेम्स भी पता होने चाहिए। In economics, what distinguishes between national and domestic income? Net factor income from abroad. National is equal to domestic plus NFIA. NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ये तो भी हमने ऊपर भी करा था ना, नेशनल इनकम की इक्विलिब्रियम में होता है AD इक्वल टू AS, ठीक है। AD होता है C प्लस I, AS होता है Y, और Y के बदले में मैं लिख सकती हूँ C प्लस S। तो अब देखते हैं कहीं भी ये टैली हो रहा है। बेटा ये मुझे लग रहा है ये टाइपिंग एरर है, ये 1 नहीं होगा, I होगा। तो C माइनस I नहीं, C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S, यही सही लग रहा है। ये भी गलत है
और ये भी गलत है, या तो सी, या तो ये होता ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में आई इज इक्वल टू एस होता है. सो आंसर इज बी. Which of the following correctly states the relationship between MPC, MPS and investment multiplier? बेटा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS या 1/1 - MPC. Higher the MPC, more will be the investment multiplier. बेटा हायर MPS होता है तो लोअर मल्टीप्लायर होता है, और हायर MPC होता है तो मल्टीप्लायर बढ़ता है. रीज़न, हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, कंट्री की इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मल्टीप्लाई उतनी ज़्यादा होगी. तो ये तो ट्रू है. सेकेंड भी पढ़ लेते हैं. हायर दी MPS, ये फॉल्स है. MPS बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा. लोअर दी MPS, मोर विल बी दी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये भी फॉल्स है. अगर लोग खर्च कम करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी इनकम. लोअर दी MPS, लेसर विल बी दी वैल्यू ऑफ lower the MPS, higher will be the multiplier. तो ये भी false है. Answer is A. While determining national income, income which is not spent on the recently produced consumption is referred to as dash out of the income stream. देखो जो पैसा हम कमा रहे हैं लेकिन अगर हम उनको खर्च नहीं कर रहे हैं गुड्स पे, सेव कर रहे हैं उस पैसे को, तो उसको हम बोलते हैं लीकेजेस. कि पैसा हम इकोनॉमी में डाल नहीं रहे हैं, निकाल रहे हैं, मनी सप्लाई कम हो रही है इससे. Which of the following institutions is not responsible for public debt management? This is chapter 7 यूनिट 2 का क्वेश्चन है. पब्लिक डेट का मतलब होता है नेशनल डेट, गवर्नमेंट का लोन. ये दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल और एक्सटर्नल डेट. एक्सटर्नल डेट मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. और इंटरनल डेट मैनेज करती है RBI का IDMD डिपार्टमेंट. सो आंसर इज सेबी. सेबी का इससे कोई रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट के लोन से. Which of these is not a non-tax revenue? मतलब इनमें से कौन सा नॉन टैक्स नहीं है, इसका मतलब इनमें से कौन सा टैक्स रेवेन्यू है. तो आई कैन क्लियरली सी GST. एक्ट ऑफ अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स. अगेन दिस क्वेश्चन इज चैप्टर 7 यूनिट 2. मैं आपको दोबारा से एक बात बोल दूँ. अभी मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. बेटा इकोनॉमिक्स में बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बुक में, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं. कह रहे अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स शाउट कर रहे हैं क्लास में, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो एक स्टूडेंट कंजम्पशन है, कंज्यूमर है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस हो रही है, बाकी सबको प्रॉब्लम हो रही है, टीचर को भी प्रॉब्लम हो रही है. सो दिस इज अ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है साइड इफेक्ट. मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन हम भी उस दूसरे की एक्टिविटी की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं. कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. बेटा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, इसके लिए मुझे डेरिवेशन लिख देनी चाहिए. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बेटा total expenditure minus total receipts but excluding one receipt which is borrowings. और मैं borrowings को बोल सकती हूँ debt creating capital receipt. ये क्वेश्चन है चैप्टर 7 यूनिट 3 का, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़े थे. अब मैं अगर इसको इक्वेशन को एक्सपैंड कर दूँ, टोटल एक्सपेंडिचर के बदले में लिख सकती हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल रिसीट्स के बदले में लिख सकती हूँ रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, क्योंकि डेट वाली तो लेनी नहीं है ना. तो रेवेन्यू रिसीट में, कैपिटल रिसीट में कौन सी लेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. अब अगर मैं इसको भी ब्रैकेट को खोल दूँ, RE माइनस RR एक तरफ लिख देती हूँ, प्लस CE माइनस माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट. अब RE माइनस RR को बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट. और मुझे लगता है यही सब वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में. रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स. तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये हो जाएगा RD प्लस CE 5000 प्लस 45,000 विच इज 50,000 माइनस 42,000 विच इज 8,000. Why can't I see 8,000 in the option? Revenue deficit plus capital expenditure minus non-debt but there is some problem in this question. Answer should be 8,000 crores. Which is not a general characteristic of money. Money के क्या characteristics होती हैं? Chapter 8 Unit 1. Money is perishable. Money is not perishable. It can be stored. यही आंसर है. Recognizable, yes, you can recognize whether this is true currency or not. यूनिफॉर्म होती है पूरी कंट्री में, 100 का नोट एक जैसा ही है. इजीली ट्रांसपोर्टेबल, मूवेबल मतलब.
According to Keynes, the transaction demand for money is a direct and positive function of the level of income, right? इनकम बढ़ती है तो लोगों की डिमांड फॉर मनी बढ़ती है. तो केन्स ने कौन सी इक्वेशन दिया बेटा? केन्स ने ये इक्वेशन दिया कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम. मतलब हम अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज कैश की फॉर्म में हाथ में रखना पसंद करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाएँ. डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स बाय द पीपल, अगेन ये चैप्टर 8 यूनिट 2 का क्वेश्चन है. पब्लिक की हैबिट्स बेटा, चैप्टर 8 यूनिट 2 में एक टॉपिक है कि मनी सप्लाई किस किस पे डिपेंड करता है. तो मनी सप्लाई पब्लिक पे भी डिपेंड करता है. पैसा कितना घूम रहा है इकोनॉमी में, कहीं उन्होंने सेव तो नहीं करा. तो पब्लिक का ऐसे डिपेंड करता है कितना पैसा उन्होंने करेंसी की फॉर्म में रखा हुआ है और कितना उन्होंने बैंक डिपॉजिट्स में डाला है. देखो, जितना पैसा वो करेंसी की फॉर्म में हाथ में रखेंगे वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, बट जितना बैंक डिपॉजिट्स में डालेंगे वो सर्कुलेट ज़्यादा हो पाएगा. बिकॉज जितना पैसा हम डिपॉजिट्स में डालते हैं, कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग पावर बढ़ती है, कंट्री में लोन आएगा, जीडीपी बढ़ेगी. सो आंसर इज डी. पब्लिक किस बिहेवियर पे डिपेंड करता है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो. What is the notified consumer price index inflation target set by the central government? 2 to 6% के बीच की एवरेज है, which is 4%. The assumption that there are two media for storing value. कौन सी थ्योरी ऑफ डिमांड बेटा? हमारे सिलेबस में 6 थ्योरीज हैं डिमांड की. चैप्टर 8 यूनिट 1 ज़रूर करें. 6 थ्योरीज हैं डिमांड की. कह रहे कौन सी थ्योरी ये कहती है कि लोग अपना पैसा दो जगह स्टोर करते हैं, एक तो मनी में और कोई इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट में. मनी को हम स्टोर करते हैं इन 2 फॉर्म्स. लिक्विडिटी प्रेफरेंस में तो इंटरेस्ट की बात होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड की. रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच. रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी में तो ये कहते हैं कि हम अपने एसेट्स को जज करते हैं. सो इसका आंसर वुड बी सी, इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड? मॉडर्न थ्योरी का दूसरा नाम था हेक्सर-ऑलन थ्योरी. कह रहे इसमें से कौन सा हेक्सर-ऑलन थ्योरी पे फिट नहीं बैठता? इंटरनेशनल ट्रेड इज अ डिस्टिंक्ट केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड. तो ये तो ट्रू है. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है दो रीजन्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में. इट इज़ बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. ये फॉल्स है. कौन सी दो थियोरीज हैं जो सिर्फ लेबर को कंसिडर करती थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपेरेटिव एडवांटेज. मॉडर्न थ्योरी में तो हम दोनों फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, लेबर भी और कैपिटल भी. सो आंसर इज बी. विच सेक्टर हैज़ दी हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी? सबसे ज़्यादा सेक्टर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएलजीएस? बेटा अब हम चैप्टर 10 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं. ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए चैप्टर 10 में जो भी फुल फॉर्म्स है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991? 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उस समय कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी? पहला, स्ट्रेन ऑन बीओपी. ये तो ट्रू है कि हमारा बीओपी बैलेंस बहुत नेगेटिव चल रहा था. हैवी डेट, ये भी ट्रू है. हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये फॉल्स है. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए थे, सिर्फ इतने थे दैट वी कुड इम्पोर्ट ओनली फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स. स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऑफ आईएमएफ, ये तो ट्रू है. स्ट्रिंजेंट मीन स्ट्रिक्ट. आईएमएफ ने स्ट्रिक्ट शर्तें लगाई थी हम पे कि आप एलपीजी लाओगे तो हम आपको लोन देंगे फर्दर, जो उस समय गवर्नमेंट को जरूरत थी. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एफडीआई परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स? बेटा फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में सामान को बेचने के लिए, ई कॉमर्स के लिए 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है. विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड अ कोर इंडस्ट्री ऑफ आईसीआई? इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री को काउंट नहीं होता? नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, स्टील है. 8 को इंडस्ट्रीज हैं, ये 3 है बट डी नहीं है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. कैलकुलेट द रियल एक्सचेंज रेट. तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस. तो ये हो जाएगा 15 इंटू 250 अपॉन 200. ये हो गया 15 इंटू 250 अपॉन 200. आंसर इज 18.75. 97th, which does not give rise to foreign direct investment? Okay. Acquiring a controlling interest. एफडीआई में तो हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, मतलब अगर आप फॉरेन से लोन ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर रहे हो. लोन देने से एफडीआई होती है ना, लोन लेने से तो एफडीआई होती. हाँ, अगर आप दूसरी कंट्री में किसी का जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो पैसा जा रहा है उस देश में, मर्जर कर रहे हो तो भी पैसा जा रहा है. तो बेटा आंसर इज बी. इससे एफडीआई नहीं हो रही ना, इससे तो हमारा पैसा दूसरे कंट्री, हम बोरो कर रहे हैं, हम तो पैसा ले रहे हैं ना. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स तो लोन होगी ना. एफडीआई में तो इन्वेस्टमेंट होती है ना. एफडीआई में तो हमें इन्वेस्टमेंट देखना है, लोन की बात नहीं करनी. इन्वेस्टमेंट में बिजनेस की बात करनी है. गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट? कस्टम यूनियन. एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए इस चैप्टर के.
Which of this is not associated with exchange rate depreciation? Chapter 9, uh, unit 4 important है. क्वेश्चन में लिखा है एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो रहा है. बेटा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कौन सी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, हमारी या फॉरेन करेंसी, तो हम अज्यूम करते हैं हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है. क्वेश्चन साइलेंट है बट हम यही अज्यूम करेंगे. अब इससे कौन सी चीज़ एसोसिएटेड नहीं है? कैन इट लीड्स टू आउटपुट एक्सपेंशन? बेटा जो करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इसका अगर हम डिप्रिशिएट हो रहे हैं तो फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है. बेटा जो अप्रिशिएट होती है वो हमारा सामान और ज़्यादा खरीदेगी, वो तो खुश है कि उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है. मतलब अब कम करेंसी देके दे विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ आर गुड्स, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे. सो जीडीपी बढ़ेगी हमारी कंट्री की बिकॉज एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे ना. इट विल एनकरेज एक्टिविटी. विल इट लोअर द इम्पोर्ट्स? नो, दिस इज फॉल्स. हम इम्पोर्ट्स इसीलिए कम करेंगे क्योंकि अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होगी, अब हमें इम्पोर्ट करने के लिए उनका सेम सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. विल इट इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड? ये भी ट्रू है बिकॉज एक्सपोर्ट्स जब बढ़ जाएंगे इम्पोर्ट से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो जाएगा. तो आंसर इज सी. 100. पोस्ट इंडिपेंडेंस विच फिलोसफी इज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री? किसने सपोर्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है? बेटा दिस वाज नोन एज गांधीयन फिलोसफी. गांधी जी ने ये कहा था फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको अपलिफ्ट करो तो हमारी कंट्री की ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रो हो जाएगी. सो हेयर वी हैव सॉल्व्ड ऑल दी 100 क्वेश्चन. अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस वर आई गेस वेरी इजी. सिर्फ 10 क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ी सी बच्चे की जान लगनी चाहिए. 90 प्लस तो सबके एवरीबडी शुड बी एबल टू स्कोर. आई अगेन रिपीट वन थिंग विच आई ऑलवेज बीन सेइंग. टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स फोकस ऑन एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू. मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली है एमसीक्यूज की. आपको और भी कोई पर्टिकुलर कंटेंट की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच जी. बाय बाय.